नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, एक बात बताइए, जब कोई एक्सीडेंट होता है अगर कार का, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर फैमिली बैठी हो तो चोट किसको आ सकती? बच्चों को। और वैसे ही आज मिड कैप और स्मॉल कैप ये बाजार के बच्चे हैं और आज उन्हें सबसे ज़्यादा चोट लगी है। मिड कैप आज 905 अंक गिरा और स्मॉल कैप आज 241 अंक गिर गया। ये सिर्फ गिरावट नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी है। आज 10 जून 2026 दिन बुधवार, सेंसेक्स ने किसी तरह धागे से आज खुद को थामे रखा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल, रियल्टी, इन सब ने आज बुरी मार खाई है। एफआईआईज भी आज बेच रहे थे और एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, कितना बेचा है और इसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर है, यह सब जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वो देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ संजीवनी टीवी के साथ में। और यह शो आज आपके लिए एक नया सबक लेके आया है, नए लेसन्स लेके आया है, पूरे बाजार के हिसाब किताब के साथ में, पूरे लेखा जोखा के साथ में। दोस्तों, आज का बाजार एक बिल्कुल अजीब दिन था। सेंसेक्स पॉजिटिव था, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप बुरी तरह से टूटे। यह वो दिन था जब ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से हाल खराब हो रहा हो, जैसे ज्वालामुखी। सेंसेक्स 73,983 पर 64 अंक ऊपर बंद हुआ, 0.09%। सेंसेक्स आज कह सकते हैं ना, बेरली पॉजिटिव था, मात्र 64 अंकों की बढ़त। यह बढ़त नहीं कह सकते दोस्तों, इसे संभलना आप कह सकते हैं कि संभल गया किसी तरह से। निफ्टी 23,214 पर बंद हुआ, 27 अंक नीचे, 0.12% का इसमें गिरावट दर्ज की। निफ्टी आज लाल था। किसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई 23,200 का जो लेवल था वो होल्ड कर लिया बस। सेंसेक्स हरा, निफ्टी लाल, एक ही दिन में दोनों अलग अलग दिशा में। यह दिखाता है कि बाजार में कितना कंफ्यूजन है भाई। बैंक निफ्टी 55,100 पर बंद हुआ, 94 अंक नीचे, 0.17% की गिरावट के साथ में। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा हल्का सा नीचे रहा। मिड कैप जैसा मैंने बताया गिरावट में रहा, 59,810 पर बंद हुआ, 905 अंकों की गिरावट रही, 1.39% की गिरावट इसमें दर्ज की गई। 1.39% की गिरावट दर्ज हुई, 905 अंकों की इसे भारी गिरावट कह सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो आज सबसे ज़्यादा नुकसान में रहा होगा। स्मॉल कैप की बात करें तो ये 17,822 पर बंद हुआ, 241 अंकों की गिरावट आई, 1.33%। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप अगर परसेंटेज में आप देखेंगे तो एक जैसे ही गिरे हैं ये। अब दोस्तों, हम ये बात करें, आगे चलें, लेखा जोखा आपको बताएं सारा का सारा, लेकिन उससे पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, एक अपील है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। हालांकि करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जितने लोग देखते हैं कम से कम उस संख्या में तो लाइक आएँ, और साथ के साथ आप हमारे संजीवनी टीवी की सदस्यता अवश्य लें। ये हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और साथ के साथ इस वीडियो को अगर हो सके तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवश्य शेयर किया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के बाजार के पूरा लेखा जोखा को। उससे पहले आप कमेंट में ये लिखकर अवश्य बताएं कि आपका पोर्टफोलियो आज किस तरह का रहा, कितनी उसमें गिरावट दिखी या कितनी उसमें ग्रीनरी आ गई। तो चलिए वापस आते हैं बाजार पर, क्योंकि आज का मिड कैप क्रैश एक बड़ी कहानी है। जी हाँ, आप इसको बड़ी कहानी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि क्या क्या रहा, कौन सा सेक्टर कहाँ गया। तो दोस्तों, आज सेक्टर्स की कहानी देख लीजिए, कहाँ लाल कहाँ हरा और क्यों। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर क्यों। तो मिड कैप जैसा मैंने बताया कि 1.39% गिर गया और 905 अंकों की भारी भरकम गिरावट आई। सबसे बुरा हाल आज मिड कैप का ही हुआ है, मिड कैप निफ्टी का हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स की आज असली चोट उनको यहीं पर लगी है, क्योंकि ज़्यादातर एसआईपी और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स मिड कैप में होते हैं। मिड कैप 1.49%, ये सिर्फ अंक नहीं है दोस्तों, लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का ये दर्द है। मेटल की बात करें तो ये 1.7% गिर गया, यानी कि 220 अंकों की गिरावट देखी गई। मेटल सेक्टर आज दूसरा सबसे बड़ा लूजर रहा है, 220 अंकों की गिरावट। हिंडाल्को, कोल इंडिया दोनों टॉप लूजर्स में से शामिल थे। और चाइना की डिमांड स्लो डाउन और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, इन दोनों का मेल आज मेटल को
तोड़ गया, और तोड़ ही नहीं गया दोस्तों, बुरी तरह से तोड़ गया। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो 1.74 यानी कि 2.25% रियल्टी आज गिर गया और रियल्टी सेक्टर आज पूरी तरह से दबाव में रहा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट एक उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना होती तो रियल्टी सेक्टर्स दबाव में आ ही जाते हैं। ईएमआई बढ़ने से घर खरीदने की इच्छा थोड़ी सी कम हो जाती है, आदमी सोचता थोड़ा सा बाद में ले लेंगे, तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। स्मॉल कैप 1.33% गिरा, और ये जो गिरावट आई है ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। जी हाँ, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। ऑटो सेक्टर आप देखें तो ये 0.74% गिर गया, यानी कि 192 अंकों की गिरावट रही। क्रूड ऑयल ऊंचा है और जिसके कारण इनपुट कॉस्ट का डर बढ़ जाता है। फार्मा की बात करें तो 0.53% गिरा है, ये 129 अंकों की हल्की सी गिरावट आप इसको कह सकते हैं, इसमें आई, बिकवाली आई, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ से गिरावट आपको दिख गई। आईटी सेक्टर लगातार गिरावट में चल रहा, 0.83% गिरा, 236 अंकों की गिरावट आई। आईटी आज फिर से निगेटिव रहा, 236 अंक। जी हाँ दोस्तों, जेफरीज का असर मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी भी महसूस हुए जा रहा है। आईटी लगातार दबाव में बना हुआ है। मेटल ने आज बड़ी मार खाई है, मिड कैप टूटा है, लेकिन बैंकिंग और एफएमसीजी ने राहत दी है। हालांकि आज पीएसयू बैंक भी पिटा है, लेकिन कौन सा बैंक बचा गया आज? प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आज आपको बचा गए। इसमें एक छोटी सी आपको तेजी दिखाई दी है। तो दोस्तों अगर आज आप देखेंगे तो सेंसेक्स, एफएमसीजी सेक्टर और प्राइवेट बैंक सेक्टर, आज यही तीन जो सेक्टर्स थे निफ्टी के, वो सिर्फ ग्रीन में रहे, बाकी सारे तरफ आपको लाली ही दिखाई दे रही है, नुकसान ही दिखाई दे रहा है, लाल ही दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसको नीचे खींच लिया जाता है। और आज भी मतलब कल जब आपको मैंने पूरे सिनारियो समझाए थे, आपने देखा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक तरफ को तो लग रहा था कि कल तेज़ी आ गई तो कल भी तेज़ी आ जाएगी, लेकिन ऐसी तेज़ी आ नहीं रही है। थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे। तो यानी कि 2 कदम ऊपर चढ़ता है, 1 कदम वापस, 2 कदम ऊपर चढ़ता है, 1 कदम वापस, और कई बार 1 कदम ऊपर चढ़ता है और 2 कदम नीचे। तो यही लगातार बाजार का मूड माहौल बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की वैसे सेक्टर स्टोरी बिल्कुल क्लियर है। डिफेंसिव स्टॉक्स, एफएमसीजी, बैंकिंग आज ऊपर रहे। रिस्क हैवी सेक्टर जैसे मेटल, मिड कैप, आईटी, स्मॉल कैप, ये सब नीचे रहे। ये रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, मतलब इन्वेस्टर्स आज रिस्क से दूर भाग रहे थे। दोस्तों बाजार क्यों आज इस तरह से रहा, अब ये समझना जरूरी है, क्योंकि बाजार जो हुआ हो गया, लेकिन क्यों हुआ ये आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हर घटना के पीछे कारण होता है, और आज के बाजार के पीछे 5 कारण हैं। पहला कारण, मिड कैप वैल्यूएशन कंसर्न। जी हाँ, मिड कैप स्टॉक्स अभी भी हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। जब मार्केट में ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो तो इन्वेस्टर्स एक्सपेंसिव मिड कैप से पैसा निकालते हैं और सेफ लार्ज कैप्स या फिर एफएमसीजी में लगाते हैं। आज यही हुआ, जैसे महंगी दुकान से जरूरत की चीज़ लेकर सस्ती दुकान पर चले जाना, वैसे ही ये आज का सेक्टर रोटेशन है। मिड कैप पीई रेशियो अभी भी बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है। जब करेक्शन आता है तो मिड कैप लार्ज कैप से ज़्यादा गिरता है। यह आपको सीखना चाहिए और समझना चाहिए। और आज का कारण नंबर 2 रहा चाइना डिमांड का स्लो डाउन हो जाना। मेटल पर सीधी इसकी मार पड़ी है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा वीक आने के कारण। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल कंज्यूमर है। चाइना की डिमांड कम मतलब ग्लोबल मेटल प्राइसेस कम। ग्लोबल मेटल प्राइसेस कम मतलब इंडिया के मेटल स्टॉक्स की में कमी आ जाना। हिंडाल्को, कोल इंडिया, इसी चेन में आज ये फंस गए, टूट गए। कारण नंबर 3, यूएस ईरान सीज फायर की अनिश्चितता। अप्रैल 8 को यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ था, लेकिन वो सीज फायर अभी भी फ्रजाइल बना हुआ है। कभी कोई हमला कर देता है, कभी कोई हमला कर देता है। अब ईरान कह रहा है कि कई प्रोविजंस ब्रीच हुए हैं। इजराइल लेबनान को सीज फायर में नहीं मानता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैंकर ट्रैफिक अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। इस अनसर्टेनिटी से क्रूड ऑयल ऊंचा बना हुआ है और ग्लोबल मार्केट्स नर्वस हो रहे हैं कि आखिर होगा क्या। सीज फायर हुआ लेकिन पीस नहीं आई। यही है आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम। कारण नंबर 4, एफआईआईज की लगातार बिकवाली। जी हाँ दोस्तों, एफआईआईज आज भी बेच रहे थे और कल भी बेचा था। पिछले कई हफ्तों से लगातार एफआईआईज की सेलिंग जारी है। यह सेलिंग प्राइमरली मिड कैप और मेटल स्टॉक्स में आज थी। जब विदेशी इन्वेस्टर्स भाग रहे हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स का घबराना स्वाभाविक हो जाता है। एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, इसका पूरा एनालिसिस डिस्क्रिप्शन
लिंक में है, वो वीडियो आप जरूर देखें तो FIIs की हमारे यहाँ मौजूदगी आपको समझ में आ जाएगी। कारण नंबर 5, रुपया 95 के पार चला गया। आज ये 95.27 पे बंद हुआ है। कमजोर रुपये से FIIs के रिटर्न्स घटते हैं और जब रिटर्न्स घटते हैं तो FIIs बेचते हैं और रुपया और कमजोर होता है। जैसे एक चक्कर में फंसो तो निकलना मुश्किल हो जाए। अब दोस्तों युद्ध की बात समझते हैं, मिडिल ईस्ट की। तो युद्ध, सीजफायर और बाजार का असर, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। मिडिल ईस्ट की कहानी को आज हम बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए। ये सिर्फ वहाँ की खबर नहीं, ये आपके पोर्टफोलियो की खबर है कि आखिर हुआ क्या था। तो बैकग्राउंड फरवरी 28 में आपको बार बार बता चुका हूँ, ये रट जाएगा, मैं समझता हूँ आपके दिमाग में छप जाएगा कि भैया ये कब युद्ध शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे 28 फरवरी को। बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे इतिहास में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसकी बात याद आ जाए। कोई चैप्टर आया, प्रश्न आया कि भाई फला युद्ध कब हुआ था, तो कहते फलाने तारीख में हुआ था। और ये ऐसे ही US और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर कब स्ट्राइक किया था, तो 28 फरवरी को गया था। दोस्तों ब्रेंट क्रूड $70 से उछलकर $100 के पार चला गया है, हम सब जान रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया के 20% ऑयल की सप्लाई रुक गई, इसीलिए इंडिया पर इतना असर पड़ा है। अप्रैल 8 को सीजफायर हुआ, लेकिन उसकी अनिश्चितता बनी हुई है। कभी ट्रंप साहब कह देते हैं सब ठीक है, सब चंगा है, बाजार बढ़ जाता है, फिर कहते हैं भाई साहब ठोक देंगे, पीट देंगे, कूट देंगे, बाजार बेचारा फिर डर जाता है। तो ये लगातार चल रहा है और ये जब तक अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक बाजार में मुझे नहीं लगता कोई ठहराव आएगा। और बाजार में ठहराव तभी आने वाला है जब ये इजराइल और US वाला, रादर ईरान और US की जो खिंचातानी है ये बंद हो जाए। जैसे ही ये बंद होगा परमानेंट पीस होगा। परमानेंट पीस होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैंकर ट्रैफिक आराम से पास ऑन होने लग जाएंगे और जैसे ही ये होगा मैं समझता हूँ कि जो हमारा मार्केट है फिर वापस एक अच्छी और बड़ी रैली कर सकता है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर के मार्केट बढ़ रहे हैं, जापान बढ़ रहा है, अमेरिका बढ़ रहा है, यूरोप बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ही मार्केट गिर रहा है। तो हमारे मार्केट के गिरने के पीछे एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बड़ा रीज़न है वो तो है ही, साथ के साथ हमारे कुछ घरेलू भी समस्याएँ हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री जी ने कुछ डिमांड्स कर दी, कुछ मांगे रख दी जनता के सामने कि साहब आप विदेश मत जाइए, साहब आप सोना मत खरीदिए, आप तेल मत खाइए। तो इस वजह से भी एक मार्केट में समहाउ जो कहते हैं ना मेंटल प्रेशर बन गया है कि पता नहीं बाजार के हालात क्या हैं, कैसे हैं, आर्थिक सुनामी की कोई बात कर रहा है। तो इन सब वजह से एक चिंता का माहौल, एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकार पूरी बात आपको सच नहीं बताती है और जिसके कारण जब आप सरकार सच नहीं बताती है, खास तौर से जब निगेटिव चीज़ें होती हैं वो नहीं बताती, और ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, जब वाकई में ख़राब है, तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री ने इतना बोला है, अंदर कुछ ना कुछ दया भारी गड़बड़ है। तो वो जो भारी गड़बड़ वाला माहौल है उस वजह से भी मार्केट में वीकनेस बनी हुई है। मतलब आप एक चीज़ और देखें, कुछ ऐसी कैश रिच कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठी हुई हैं, 5 लाख करोड़ से ऊपर का उनके पास कैश रिजर्व है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है डर, अनसर्टेनिटी कि क्या होगा। ऐसा ना हो मैं 5 लाख रुपए लगा, 5 लाख करोड़ लगा दें, एक के पास नहीं है, कई लोगों के पास है, कई कंपनीज के पास है, तो वो सोचने का ऐसा ना हो कि 5 लाख करोड़ के 4 लाख करोड़ रह जाए या 4.5 लाख करोड़ रह जाए। तो इससे अच्छा है पैसा पड़ा है, पड़े रहने दो, माहौल देखते तब आगे खर्च करेंगे, तब आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के कारण भी हमारे शेयर बाजार में दबाव आ रहा है और साथ के साथ बीच बीच में जो पैनिक सेलिंग हो रही, FIIs तो बेच ही रहे हैं, साथ के साथ कुछ पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बेच देते हैं। हालांकि DIIs की बाइंग लगातार बनी हुई है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो आपके सामने हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ग्लोबल क्यूज को भी देख लेते हैं कि US मार्केट्स, वॉल स्ट्रीट आज देखें तो ये मिक्स था। नैस्डैक में IT स्टॉक्स पर दबाव बना हुआ था। फेड की रेट पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। चाइना की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आया है वो वीक आया है। चाइना ग्लोबल ग्रोथ इंजन है, चाइना स्लो, तो चाइना अगर स्लो हो गया तो ग्लोबल डिमांड स्लो हो जाती है, और ग्लोबल डिमांड स्लो होने का मतलब है मेटल, कमोडिटी स्टॉक्स सब डाउन हो जाते हैं। चाइना छींकता है तो फिर भारत को सर्दी लगती है। यही है ग्लोबल इकोनॉमी का कनेक्शन। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो आज WTI क्रूड $89.4 पर था, यानी कि 1.2% की बढ़त देखी गई, जबकि ब्रेंट क्रूड $92.44 पर था,
इसमें अगर आप बढ़त देखेंगे तो लगभग 1% की इसमें भी बढ़त आई है। दोस्तों क्रूड फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, कारण सीज फायर की अनिश्चितता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्ट्रिक्शंस, यही दो कारण हैं। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो डॉलर आज मजबूत था, रुपया 95 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ है डॉलर के मुकाबले में, और इसके कारण एफआईआई की एग्जिट बनी हुई है और उसके कारण इंडियन बाजार पर प्रेशर बना हुआ है। अब देखते हैं निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स कौन से हैं। तो दोस्तों गिरावट में भी जो कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो मजबूती से डट के खड़े रहते हैं, तो आज 5 हीरोज कौन कौन से। नेस्ले इंडिया 1438 पर बंद हुआ, 1.95% की तेजी के साथ में। नेस्ले इंडिया आज टॉप गेनर्स में से एक था। एफएमसीजी की शान मैगी वाली कंपनी, जब बाजार डूबे तो नेस्ले जैसी कंपनी तैरती हैं, क्योंकि मैगी और किट कैट की डिमांड रिसेशन में भी बनी रहती है, ये घटती नहीं है। यही है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग की ताकत। नेस्ले आज मार्केट में धूप का छाता था। जब सब गीले हुए तो नेस्ले इन्वेस्टर्स सूख रहे थे, मजे में थे, पसीने से बचे हुए थे। नंबर 2 पर रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2172 पर बंद हुआ, 1.85% की तेजी। एचयूएल मतलब सर्फ एक्सेल, डव, लक्स, इन सब की माँ है एचयूएल, लगभग 2% आज ये ऊपर रहा। डिफेंसिव एफएमसीजी सेक्टर में पावरफुल रहे। हर घर में एचयूएल के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए मंदी में भी ये कंपनी सेफ रहती है। नंबर 3 पर रहा एक्सिस बैंक। आज जो ये बंद हुआ 1314 रुपये पर बंद हुआ, 1.67% की तेजी यहाँ पर साफ देखने को मिली। आज प्राइवेट बैंक ही ऐसा सेक्टर था एफएमसीजी के साथ साथ जो आज बढ़ा है, और प्राइवेट बैंक में आज जो बाइंग आई है उसका Q4 के रिजल्ट्स के बाद एक्सिस बैंक की मोमेंटम पॉजिटिव है। नंबर 4 पर अगर आप देखें तो कोटक बैंक भी आज प्लस रहा, 388 रुपये पर बंद हुआ, 1.65% की तेजी, यानी कि 1.5% से भी ज़्यादा की तेजी। तो प्राइवेट बैंक में आज सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिली, और आईसीआईसी बैंक भी बढ़ गया, 1293 रुपये पर बंद हुआ, 1.41% की तेजी, यानी कि ये भी लगभग 1.5% तेज बंद हुआ। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आज कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है। दोस्तों आज के टॉप 5 गेनर्स में आप देखेंगे तो 2 एफएमसीजी और 3 बैंकिंग यानी कि प्राइवेट बैंक्स थे जो पॉजिटिव रहे। रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों जो कंपनियां बनाती हैं वो मंदी में सबसे सेफ होती हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो के सबसे सेफ खिलाड़ी हो सकते हैं। दोस्तों आज के टॉप 5 लूजर्स देखते हैं कि आखिर आज के टॉप 5 लूजर्स रहे उनका क्या हुआ, कौन कौन से स्टॉक्स रहे जिनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाला रहा, जो सबसे नंबर 1 पर रहा, वो रहा हिंडाल्को आज बंद हुआ 1040 पर, यानी कि 3.41% की यहाँ पे गिरावट देखी गई। 3.41% यानी कि 3.5% लगभग ये गिरावट रही, और ये 3.41% की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं। एल्युमिनियम और कॉपर दोनों आज ग्लोबल मेटल्स हैं और ये दोनों पिटे हैं। चाइना की डिमांड स्लो डाउन ने आज हिंडाल्को को तबीयत से तोड़ दिया। जैसे बाजार में मांग घटे तो दुकानदार का नुकसान होता है, वैसे ही आज हिंडाल्को के साथ में हो गया। हिंडाल्को दोस्तों ये कोई सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, चाइना स्लो डाउन का इसका इंडिया के ऊपर सीधा असर है। नंबर 2 पे रहा गिरने वाले पर कोल इंडिया आज 451 रुपये पर बंद हुआ, ये भी लगभग 3.5% यानी कि 3.34% की इसमें गिरावट रही है। ग्लोबल कमोडिटी की कमजोरी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ग्लोबल शिफ्ट दोनों ने कोल इंडिया को आज नुकसान पहुंचाया है। और नंबर 3 पर गिरने वाला कौन रहा? ओएनजीसी आज 252 रुपये पर बंद हुआ, 0.3% की यहाँ पे गिरावट देखी गई है। 2.74 अगर हम एग्जैक्टली बात करें, ये छोटी मोटी गिरावट नहीं है। क्रूड के ऊंचा होने से, क्रूड के दाम बढ़ने के बावजूद भी आज ओएनजीसी गिर गया, कारण गवर्नमेंट सब्सिडी शेयरिंग का डर। ओएनजीसी को क्रूड रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और नंबर 4 पर रहा इटर्नल आज 240 रुपये पर बंद हुआ, 2.36%। इटर्नल का मतलब यानी जोमेटो, जो आज ये 2.5% गिर गया, ये मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है। क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी में बढ़ता कंपटीशन इसके पीछे कारण रहा है। एफआईआई सेलिंग का इसका सीधा असर भी इसमें इनके ग्रोथ स्टॉक्स पर साफ दिखाई दे रहा है। नंबर 5 पर रहा एसबीआई लाइफ आज 1728 रुपये पर बंद हुआ, 2.25% की गिरावट। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में गिरावट का कारण क्या रहा? राइजिंग इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा बना हुआ है और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशंस पर
प्रेशर आता है। दोस्तों आज के टॉप 5 लूजर्स में 2 तो थे मेटल के, और एक था ऑयल का, और एक टेक कंपनी, और एक इंश्योरेंस। ये बताता है कि आज की सेलिंग डाइवर्सिफाइड थी, सिर्फ एक सेक्टर नहीं था, कई सेक्टर्स पर मार पड़ी है। जबकि आपने पॉजिटिव में देखा है कि सिर्फ 2 ही सेक्टर थे, वही प्लस है। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, क्योंकि यह बाजार का सबसे ऑनेस्ट मिरर है, सबसे ईमानदार आईना है। आज एडवांस 1035 और डिक्लाइन में 2258 और अनचेंज 85। आज हर एक स्टॉक जो ऊपर गया है उसके मुकाबले 2.2 स्टॉक्स यानी कि 2.25 स्टॉक्स नीचे आए। यह रेशियो बेहद ही नेगेटिव है। सेंसेक्स बेरली पॉजिटिव था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2.2 था। इंडेक्स झूठ बोल रहा था, एडवांस डिक्लाइन सच बोल रहा था। यही है एडवांस डिक्लाइन रेशियो की असली वैल्यू। इंडेक्स देखकर खुश हो जाना गलती है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखकर असली तस्वीर समझना सीखिए। और जब तक आप ये सीखेंगे नहीं, तब तक आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाते रहेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पर। यह भी एक सबसे जरूरी सेगमेंट बन चुका है कि कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कल के लेवल्स क्या होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन चुका है कि कल क्या होगा, क्या करें। और एक बड़ा सवाल, क्या निफ्टी 22,800 के भी नीचे जा सकता है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। निफ्टी 50 के अगर आप की लेवल्स देखें सपोर्ट में, तो 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके नीचे दोस्तों है 22,800। 22,800 अगर टूटता है तो फिर 22,500 और 23,400 आपका रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 23,600। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 23,000 अगर टूटा तो फिर उसके बाद 23,900 और 23,900 से नीचे 23,800। ये दोस्तों आपको देखना है कि ये मार्केट कैसे मूव होता है। 23,214 पर आज बंद हुआ है, तो 23,000 आज की तारीख में बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, क्रिटिकल सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 54,800। जी हाँ दोस्तों, 54,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये टूटेगा तो फिर 54,500। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 55,500 और उसके ऊपर 56,000। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स का अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 73,500 पे है, और उसके नीचे फिर अगर ये गिरता है तो 73,000, और ऊपर देखें तो 74,500 का रेजिस्टेंस है पहला, और अगर ये टूटेगा तभी वो 75,000 जाएगा। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी 22,800 के नीचे जा सकता है? दोस्तों यह सवाल आज, कल और परसों हर इन्वेस्टर पूछ रहा है, और जवाब इसका क्या है? हाँ, जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिनारियोस चाहिए। सिनारियो नंबर 1, यूएस ईरान परमानेंट पीस डील का टूटना। अगर सीज फायर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, एस्केलेट हो जाए वॉर, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह ब्लॉक्ड होगा, और क्रूड 110 से 120 डॉलर तक जा सकता है। इस केस में निफ्टी 22,500 तक भी जा सकता है। ये एक सिनारियो बनता हुआ दिखाई देता है। सीज फायर कोलैप्स का मतलब है क्रूड ऑयल का 120 डॉलर तक जाना, और ऐसे में निफ्टी का 22,500 तक आना। ये एक सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो है, लेकिन ये पॉसिबल है। सिनारियो नंबर 2, एफआईआई की सस्टेन्ड सेलिंग 20,000 करोड़ पर वीक। अगर एफआईआई की सेलिंग इसी रफ्तार से 1 महीने और जारी रही तो मिड कैप और स्मॉल कैप में और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और ऐसे में निफ्टी को 22,800 का जो सपोर्ट है उसका स्ट्रॉन्ग वाला वो टूट सकता है। सिनारियो नंबर 3, यूएस रिसेशन फियर। अगर अमेरिका में रिसेशन के सिग्नल्स और तेज हुए तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आएगी। इंडिया भी उससे नहीं बचेगा, और ऐसी कंडीशन में निफ्टी का 22,800 टूटना संभव हो सकता है। सिनारियो नंबर 4 भी देख लीजिए, आरबीआई के रेट हाइक। अगर क्रूड ऊंचे बने रहने से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ी और आरबीआई को रेट्स बढ़ाने पड़े, तो बैंकिंग और रियल एस्टेट स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई, और ऐसे में निफ्टी पर बड़ा प्रेशर आएगा। लेकिन ये सब वर्स्ट केस सिनारियोज हैं। अगर सीज फायर होल्ड हुआ तो, क्रूड नरम हुआ तो, एफआईआई की सेलिंग थमी तो निफ्टी 24,000 की तरफ भी जा सकता है। कल के लिए स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो पहली बात, डिफेंसिव स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। एफएमसीजी, क्वालिटी बैंकिंग, यही आज सेफ हेवन थे और कल भी रहने की संभावना है। दूसरी बात, मिड कैप में फ्रेश बाइंग अभी नहीं करें, बचाव करें। मिड कैप वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद एंट्री बेहतर होगी। तीसरी बात है, मेटल स्टॉक्स पर चाइना
को वॉच करें, देखें। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग डेटा इंप्रूव होता है तो मेटल में बाउंस पॉसिबल है। और चौथी बात, क्रूड ऑयल पर नज़र गड़ा के रखनी है, क्योंकि 89 से $92 की रेंज पर अभी ये टहल रहा है। अगर इससे नीचे गया तो एफएमसीजी, ऑटो, एविएशन में रैली आएगी। और पांचवी बात दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बंद मत करिए। 23,000 जाए या 22,800, लेकिन 10 साल बाद यह लेवल याद आएगा। जैसे प्याज सस्ती हो तो ज़्यादा खरीदते हैं, बाजार सस्ता हो तो एसआईपी टॉपअप करें। दोस्तों, अब इन्वेस्टर्स के लिए आज के बाजार से क्या सबक निकल के आते हैं, तो आपके साथ मैं भी सीखता हूं। तो दोस्तों, ये सबसे वैल्यूएबल सेगमेंट बनता जा रहा है, लोग इसको बहुत देख रहे हैं। तो आज का बाजार हमको क्या सिखाता है? सबक नंबर 1, इंडेक्स और पोर्टफोलियो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज सेंसेक्स हरा था, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो भी हरा हो। क्यों? क्योंकि मिड कैप तो टूट गया, 1.39% टूट गया, स्मॉल कैप भी टूट गया, बहुत सारे सेक्टर टूट गए। और हरा कौन था? सेंसेक्स हरा था, मिड कैप हरा, एफएमसीजी सेक्टर हरा था, और प्राइवेट बैंक हरा था। अगर ये प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स और एफएमसीजी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं थे तो भैया क्या हुआ? आपका पोर्टफोलियो तो लाल हो गया। तो ऐसे में हमें क्या देखना चाहिए? हमें सारे के सारे सेक्टर्स पर अवश्य नज़रें रखनी चाहिए, और सारे सेक्टर्स के साथ साथ अपने को एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखना चाहिए, क्योंकि ये हमको सही पिक्चर दिखाते हैं। तो हमेशा कभी सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखकर अपनी राय नहीं बनाएं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबक नंबर 2, एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखना सीखें। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। इंडेक्स झूठ बोल सकता है, जैसे आज बोल रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो नहीं बोलता, जैसे आज नहीं बोल रहा है। आज सेंसेक्स पॉजिटिव था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या था? 1:2.2, यानी कि असली मार्केट ब्रेड्थ बियरिश थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना यह आपकी इन्वेस्टिंग का एक्सरे है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो का मतलब है मार्केट का ऑनेस्ट डॉक्टर। इंडेक्स वो डॉक्टर है जो सिर्फ खुश खबर सुनाता है या दुखी खबरें। सबक नंबर 4, जियोपॉलिटिक्स और कमोडिटी का पोर्टफोलियो कनेक्शन आपको समझना चाहिए। यूएस ईरान का सीजफायर फ्रजाइल है, क्रूड उससे ऊंचा है, और क्रूड ऊंचा होने से एफएमसीजी महंगी, और उससे मेटल स्टॉक्स प्रेशर में थे। यह कनेक्शन समझना आपको एवरेज इन्वेस्टर से आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टर बनाता है। सबक नंबर 4, एफआईआईज की सेलिंग से डरिए मत। एफआईआई को समझिए, जब ये बेचते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स घबराते हैं, लेकिन एफआईआई की सेलिंग का मतलब अपॉर्चुनिटी भी है। कोविड में एफआईआई ने 60,000 करोड़ बेचे थे। जिन्होंने उस वक्त खरीदा उन्हें 2 से 3 गुना का रिटर्न मिला। एफआईआई की सेलिंग परमानेंट नहीं होती। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एफआईआई से बहुत बड़ी है। सबक नंबर 5, मिड कैप में कॉशन रखें। मिड कैप आज 905 अंक गिरा। मिड कैप की वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव हैं, और जब मार्केट अनसर्टेन हो तो मिड कैप लार्ज कैप से ज़्यादा गिरता है। तो मिड कैप में इन्वेस्ट करें, लेकिन बहुत ही केयरफुली और बहुत ही फंडामेंटल स्टॉक्स में और पेशेंस के साथ करें। मिड कैप का मतलब है हाई रिस्क, और हाई रिस्क के साथ साथ ये हाई रिवार्ड भी लेकर आता है, लेकिन ओनली फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड द बिजनेस। शॉर्ट टर्म में मिड कैप बेरहम हो सकता है, आपको बुरी तरह से तोड़ सकता है। सबक नंबर 6, क्या निफ्टी 22,800 के नीचे जाएगा? घबराए नहीं, हाँ जा सकता है, लेकिन हर गिरावट अपॉर्चुनिटी भी होता है। हमने पहले भी देखा है, 2008 में भयंकर गिरावट आई थी, फिर कोविड के समय भयंकर गिरावट आई थी, लेकिन क्या हुआ? क्या मार्केट वहीं थम गया या मार्केट वहीं पर टहल रहा है? मार्केट उससे कहीं आगे निकल आया है। तो ऐसे ही अगर आज गिरावट आई है तो मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन जो पैनिक में बेच जाते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। बाद में वो मार्केट को देख देख के रोते रहते हैं, अरे ये स्टॉक तो मैंने 200 रुपये में बेच दिया था और आज 500 का हो गया। तो पैनिक मत करिए। अगर आपके पास पेशेंस है, लंबे समय तक आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, तो आप अवश्य इन्वेस्ट करें। दोस्तों, जो इन्वेस्टर आज डटा रहा है वो कल अवश्य विनर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में जब बीज बोने के बाद बारिश आए तो भी किसान डटा रहता है, और जब फसल निकलती है तो वो खुश होता है। दोस्तों, आज के बाजार का सार एक कहावत में अगर हम समझें तो ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, सेंसेक्स हरा था, एफएमसीजी सेक्टर हरा था, लेकिन अंदर से हाल खराब थे। मिड कैप टूटा, मेटल टूटा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद ही निगेटिव था। इंडेक्स की हंसी देखकर
धोखा मत खाइए। असली हाल मिड कैप और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताते हैं। मिडिल ईस्ट में सीज फायर है लेकिन पीस नहीं है, शांति नहीं है। क्रूड 89 से $92 पर ट्रेड कर रहा है लेकिन स्टेबल नहीं है। एफआईआईज बेच रहे हैं लेकिन डीआईआईज खरीद भी रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी फिलहाल इंटैक्ट है। एफआईआई की सेलिंग और उसका आपके पोर्टफोलियो पर असर, यह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें और साथ के साथ चैनल की मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें बताता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हमारे लिए प्रोत्साहन होता है, एक इंसेंटिव होता है। दोस्तों याद रखिए, बाजार हर रोज़ एक नई कहानी कहता है। जो उसे ध्यान से सुने वो इन्वेस्टर बनता है और जो इग्नोर करे वो स्पेकुलेटर बनता है। तो कल फिर मिलेंगे एक और पावरफुल एनालिसिस के साथ, एक बेहतरीन लेखा जोखा के साथ, बिल्कुल सरल भाषा में जो आपके कान से उतर कर सीधे दिल में जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।